स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव की सीमा से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी और वीरान हवेली थी, विरक्त भवन। लोगों का मानना था कि वहां रात होते ही कोई औरत रोती है, किसी बच्चे की हंसी गूंजती है और किसी अनदेखी आत्मा का साया हवाओं में सरसराता है। उस हवेली की दीवारें वक्त की मार से काली हो चुकी थीं, जैसे वर्षों से सूरज ने भी वहां झांकने की कोशिश न की हो। चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थीं। पीपल के पेड़ अपनी लंबी शाखाओं को झुलाते हुए हवाओं से बातें करते प्रतीत होते थे। रात में जब हवा उन पेड़ों से टकराती तो एक अजीब सी सिसकी पूरे इलाके में फैल जाती, जैसे कोई अपने ही आंसुओं को पी रहा हो। गांव वालों ने उस हवेली को वर्षों से छुआ तक नहीं था। बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे और बूढ़े लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे कि जिसने भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से एक इतिहासकार आया, प्रियांशु तिवारी। उसने विरक्त भवन की कहानियां सुन रखी थीं और अपनी रिसर्च के लिए वहां आना चाहता था। वो जानना चाहता था कि रानी प्रेमा देवी, जिसने ये हवेली बनवाई थी, एक ही रात में कैसे गायब हो गई। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो नहीं माना। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई ऐतिहासिक सच छिपा होता है और वो उस सच्चाई को सामने लाना चाहता था। जिस दिन प्रियांशु हवेली पहुंचा, वो दिन सावन की एक अंधेरी दोपहर थी। बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया था और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश से पहले की डरावनी खामोशी। जैसे ही उसने हवेली का फाटक छुआ, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। लगा जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों से उसकी गर्दन को छुआ हो। दरवाजा खोलते ही पुरानी लकड़ी की आवाज ने जैसे वर्षों से बंद समय का ताला खोल दिया हो। अंदर की हवा सड़ी हुई गुलाब की गंध से भरी थी। दीवारों पर जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की परतें जमी थीं और पुरानी तस्वीरें दीवारों से झांक रही थीं, मानो वर्षों से किसी को देखे बिना ऊब चुकी हों। प्रियांशु ने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा, लेकिन कुछ तस्वीरों में धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। एक फोटो में तो साफ देखा जा सकता था कि एक परछाई सीढ़ियों पर खड़ी है, लेकिन जब उसने वहां देखा तो कुछ नहीं था। तभी उसे एक हंसी सुनाई दी, नर्म, धीमी, लेकिन दिल दहला देने वाली। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है। वो आगे बढ़ा और एक कमरा खोला, जिसमें एक पुराना आईना था। आईना पूरी तरह धूल से ढका था। उसने जैसे ही उस पर हाथ फेरा, धूल हट गई और उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे कोई और भी था। एक और चेहरा, सफेद, निस्तेज, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने तुरंत पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसके हाथ से कैमरा गिर पड़ा और जैसे ही कैमरा जमीन पर गिरा, उसमें से एक धीमी आवाज आई, तू भी नहीं बचेगा। अब तक प्रियांशु समझ चुका था कि यह सिर्फ एक वीरान हवेली नहीं है, यह एक जीवित श्राप है, एक दबी हुई आत्मा का बदला, जो अब उसे भी निगलने को तैयार है। प्रियांशु के पसीने से उसकी शर्ट चिपक गई थी, लेकिन हवेली के भीतर की सर्द हवा फिर भी उसके शरीर को कंपा रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे हर कदम पर जमीन उसकी टखनों को पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जो धूल से पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन उस पर एक नाम अब भी साफ लिखा था, प्रेमा देवी। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला, जहां एक सूखे गुलाब का फूल दबा हुआ था। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, एक झोंका हवा का उसके चेहरे से टकराया और उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी ने लाशों के बीच इत्र छिड़क दिया हो। डायरी की इबारतें बेहद खूबसूरती से लिखी गई थीं, पर उनमें दर्द घुला हुआ था। मैं इंतजार करती रही, हर रात, हर पल, पर वो लौट कर नहीं आया। हर पन्ना जैसे आत्मा की चीख थी और प्रियांशु को महसूस होने लगा कि वह किसी किताब को नहीं, बल्कि किसी की अधूरी जिंदगी को पढ़ रहा है। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और खिड़कियों पर लगे पर्दे जोर से फड़फड़ाने लगे। एक क्षण को उसे लगा जैसे वो पर्दे नहीं, किसी स्त्री की सफेद साड़ी है जो हवा में उड़ रही है।
कमरे की दीवारों से एकाएक सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन पर नाखून रगड़ रहा हो। डर के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो वहां से हिला नहीं। तभी पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, वो मेरा था। प्रियांशु ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में एक सफेद साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और बाल भीगे हुए लग रहे थे, जैसे अभी अभी किसी कुएं से निकली हो। उस साये ने हाथ बढ़ाया और आईने के अंदर से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तभी एक चीख पूरे हवेली में गूंजी और आईना चटक गया। डर के मारे प्रियांशु वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसने डायरी को कसकर पकड़ रखा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल धड़क धड़क कर जैसे जवाब देने ही वाला था। लेकिन वो समझ चुका था कि अगर यहां से जिंदा निकलना है तो उसे इस डायरी की आखिरी बात जाननी होगी। जिसने वादा तोड़ा वो मरा, अब जो सच जानेगा वो जलेगा। तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। प्रियांशु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। कमरे की हवा अब भारी हो गई थी, जैसे उसमें किसी की मौजूदगी जम गई हो। तभी पालकी अपने आप हिलने लगी और उसमें से धीमी धीमी रुलाई की आवाज आने लगी। एक औरत की, जो इतना टूटा हुआ था कि उसके आंसुओं में ही उसका बदला भी छुपा था। एक औरत की, जो इतना टूटा हुआ था कि उसके आंसुओं में ही उसका बदला भी छुपा था। तभी दीवार पर एक छाया उभरी, वही चेहरा, वही लाल आंखें और होंठ जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। प्रियांशु ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? और जवाब आया, मैं वो हूं जिसे जलाकर भुला दिया गया, मगर जिसकी राख अब तक इसी हवेली में सिसक रही है। हवेली की खामोशी अब गहराने लगी थी। हर दीवार जैसे कोई भेद छुपाए बैठी थी। प्रियांशु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने पालकी के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक साया जो धीरे धीरे अपनी जगह बदलता हुआ लग रहा था। तभी हवेली की छत से कुछ टपकने की आवाज आई, टप टप टप। उसने ऊपर देखा तो काली छत पर एक स्त्री उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह खुला हुआ। उस औरत ने अचानक चिल्लाकर कहा, तू मुझे भी छोड़ देगा? और फिर बिजली की गति से वो गायब हो गई। प्रियांशु की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी और कमरे में अंधेरा छा गया। अब वो बस अपने दिल की धड़कनों और हवेली की गूंजती सांसों को महसूस कर पा रहा था। घुप अंधेरे में एक और दरवाजा सामने दिखाई दिया, लोहे का भारी दरवाजा, जिस पर ताले की जगह खून से कुछ लिखा हुआ था, प्रवेश करो पर लौटने की आशा मत रखना। वो दरवाजा धीरे से खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक तहखाना था, जहां की दीवारें नमी से काली हो चुकी थीं। उस तहखाने में हवा नहीं थी, सिर्फ एक डरावनी सड़ांत थी। एक कोने में एक पुराना झूला पड़ा था, जो अपने आप हिल रहा था। उसके पास एक गुड़िया पड़ी थी, जिसके सिर का आधा हिस्सा टूटा हुआ था और आंखें खून से लाल थीं। गुड़िया के पास ही एक पुरानी तस्वीर मिली, एक रानी की, जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि घृणा थी। प्रियांशु ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। फिर अचानक ही किसी बच्चे की हंसी गूंजी, मासूम लेकिन शैतानी। वो हंसी झूले के पास से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुड़िया अब उसकी तरफ घूम गई थी। तभी झूले के पीछे एक छाया उभरी, एक छोटी लड़की, जिसकी त्वचा राख जैसी थी और आंखें काली गहराइयों जैसी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। फिर एकाएक सारी लाइट बंद हो गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक धीमी आवाज, सब जल गया, सिर्फ बदला बाकी है। प्रियांशु ने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। जब वो बाहर निकला तो हवेली की हवाएं और ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और सोचा, अगर ये आत्माएं अब भी यहां हैं तो उनका सच कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। मुझे ये कहानी पूरी जाननी ही होगी। और उसी रात उसने हवेली की छत पर जाने का निर्णय लिया, जहां रानी प्रेमा देवी को आखिरी बार देखा गया था। हवेली की जमीन में हुई उस हल्की सी कंपन ने प्रियांशु के शरीर को सुन्न कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो, कुछ ऐसा जो अब तक सो रहा था मगर अब जाग चुका था।
वो खिड़की की ओर बढ़ा जहां से स्त्री की आत्मा दिखाई दी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटा हुआ शीशा था और बहती हवा। हवा में राख की महक घुल गई थी। प्रियांशु ने डायरी फिर से खोली। अब की बार पन्ने खुद ही पलटने लगे, जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि अब उसे सच से मिलना ही होगा। एक पन्ने पर लिखा था, नीचे तहखाने के नीचे भी एक तह है जहां उसे दफनाया गया था, जिंदा। मेरे साथ विश्वासघात की सजा वहीं पूरी हुई। प्रियांशु के रोंगटे खड़े हो गए। जिंदा दफनाया गया था। यह सुनकर उसका सिर घूम गया। क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो अब भी हवेली के नीचे मौजूद हो? उसने तुरंत नीचे जाने का फैसला किया। जिस तहखाने में वो पहले गया था, उसके कोने में एक पत्थर की स्लैब थी जिस पर लोहे की एक अंगूठी जैसी आकृति बनी थी। उसने वह स्लैब खींचने की कोशिश की। पहले तो वो हिली नहीं, लेकिन जब उसने डायरी को उसके ऊपर रखा तो स्लैब अपने आप घूमने लगी। नीचे अंधेरा गड्ढा दिखाई देने लगा। उस गड्ढे से गाढ़ा धुआं निकल रहा था और एक सड़ी लाश जैसी दुर्गंध। प्रियांशु ने टॉर्च जलाकर झांका। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं, लेकिन अंधेरे में गायब होती जा रही थीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर गूंज सुनाई देती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, नीचे आओ, अब मेरा वक्त है। नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था जो पत्थर की दीवारों से बना था। वहां बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा था जिसके चारों ओर खून से कुछ लिख रखा था, धोखे का दफन। ताबूत के पास एक औरत की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं और एक लॉकेट जिसमें 2 चेहरों की धुंधली तस्वीर थी, एक स्त्री और एक पुरुष। जैसे ही प्रियांशु ने ताबूत को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा कांपने लगा। ताबूत की सलाखें अपने आप सरकने लगीं और भीतर से काले धुएं के साथ एक अजीब सी चीख निकली। तभी हवा में वही स्त्री आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं, मुस्कान थी। उसने कहा, वक्त आ गया है उसे मुक्त करने का, ताकि वो भी जान सके मरना कैसा लगता है। प्रियांशु पीछे हट गया, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ ताबूत पर रख दिया। ताबूत की ढक्कन धीरे धीरे खुली और भीतर कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर मांस नहीं था, मगर आंखें अब भी जिंदा थीं। वो ताबूत से बाहर निकला और बोला, मैं अब उसका नहीं, अब मैं सिर्फ मौत हूं। हवेली की नींव फिर हिलने लगी। अब यह सिर्फ प्रेमा देवी की आत्मा की कहानी नहीं थी। अब एक राक्षसी आत्मा भी जाग चुकी थी जो सबको साथ ले जाना चाहती थी। ताबूत से निकली वह आकृति इंसानी शरीर से कहीं अलग थी। उसकी आंखों में लाल रंग की गहराई थी, जैसे लहू से भरी हुई 2 नदियां हों। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं, लेकिन फिर भी वो चलता था, जैसे मौत को शरीर की जरूरत न हो। प्रियांशु का शरीर जड़ हो गया। वो न भाग सकता था, न बोल सकता था। उस पर किसी अदृश्य डर का कब्जा था, एक ऐसा डर जो आत्मा को चीर देता है। ताबूत के भीतर की जगह अब धुएं और राख से भर गई थी। उस जगह की दीवारों पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, यह सिर्फ शुरुआत है। वो राक्षसी आत्मा बोल पड़ी, मैं वही हूं जिसे जिंदा दफन किया गया था। उस दिन प्रेमा ने मुझे जलते हुए देखा और उसने मेरी मौत को अपनी मुक्ति मान लिया, मगर मैं मरा नहीं। मैंने उस आग में कुछ छोड़ दिया, अपना इंसानियत। अब मैं सिर्फ शाप हूं और यह हवेली मेरी कब्र है। हवेली के ऊपर के मंजिलों से अब चीखें आने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ जाग चुकी हों। हर खिड़की पर कोई चेहरा दिखता और गायब हो जाता। प्रियांशु ने जैसे तैसे खुद को उस कमजोर नींव से बाहर निकाला, लेकिन अब हवेली की रचना बदल चुकी थी। दीवारें सिकुड़ रही थीं, फर्श टूट रहा था और हर दरवाजा एक भूल भुलैया बन गया था। वो भागना चाहता था, मगर हर रास्ता घुमावदार हो चुका था। एक दरवाजा खोलो तो वही कमरा दोबारा सामने आ जाता। हवेली अब एक जिंदा प्राणी बन चुकी थी। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे क्यों नहीं छोड़ते? मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी हवा में प्रेमा देवी की आत्मा गूंजी, क्योंकि अब तू जानता है, और जो जान जाए वो कभी नहीं बचता। दीवार पर अचानक वही डायरी प्रकट हुई, मगर अब उसके पन्ने जल चुके थे। सिर्फ आखिरी पन्ना बचा था जिसमें लिखा था, मुक्ति तभी मिलेगी जब सच्चाई सबके सामने आएगी। प्रियांशु समझ गया, ये कहानी उसे बाहर की दुनिया तक पहुंचानी होगी।
उसे सबको बताना होगा कि यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक शापित इतिहास है। लेकिन तभी उसके सामने वो राक्षसी आत्मा दोबारा प्रकट हुई, अब और ज्यादा ताकतवर रूप में। उसने कहा, अगर तू गया तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हवेली की छत पर बिजली गिरी, जमीन फटने लगी, पूरा माहौल धुएं, आग और चीखों से भर गया। प्रियांशु दौड़ा ऊपर की ओर, छत की तरफ। वो छत पर पहुंचा तो देखा वहां अब एक पत्थर की वेदी बनी थी, उसी जगह जहां प्रेमा देवी ने खुद को आग लगाई थी। वहां धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे आग अब तक बुझी नहीं। प्रियांशु ने अपनी डायरी उस वेदी पर रखी और जोर से बोला, मैं यह कहानी दुनिया को दूंगा और तुम्हें मुक्ति भी। हवा तेज हुई, आसमान से राख बरसने लगी और प्रेमा की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब शायद शांति संभव हो। लेकिन उस राक्षसी आत्मा ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। और तभी वेदी से तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि पूरी हवेली रोशनी से भर गई। हर आत्मा चीखती हुई उड़ने लगी, जैसे उन्हें जोर से खींचा जा रहा हो किसी दूसरे लोक में। हवेली की छत पर फैली उस रहस्यमयी रोशनी ने सब कुछ थमा दिया था। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर कराहती आत्मा, सब कुछ जैसे उस एक पल के भीतर कैद हो गया। प्रियांशु की आंखें बंद हो गई थीं, मगर उसकी आत्मा एक अजीब सी यात्रा कर रही थी, एक ऐसी जगह की ओर जहां वक्त और जीवन का कोई मतलब नहीं था। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में तैर रहा हो, चारों ओर सिर्फ राख, रोशनी और पुरानी चीखें। प्रेमा देवी की आत्मा उसके पास थी, लेकिन अब शांत और सौम्य। तुमने दरवाजा खोल दिया है, उसने कहा। अब सच्चाई बाहर जाएगी, लेकिन उसका मूल्य तुमसे वसूला जाएगा। प्रियांशु कुछ बोलने ही वाला था कि उसके नीचे की जमीन फट गई। अब वो हवेली की छत पर नहीं, बल्कि एक अनजाने बियाबान में खड़ा था, सूखी जमीन, टूटे मकबरे और टेढ़े पेड़ों के बीच। ये वह जगह थी जिसे आत्माओं की जेल कहा जाता था, जहां वो आत्माएं कैद थीं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, लेकिन जिन्होंने बदले की कसम खाई थी। वहां उसे वो राक्षसी आत्मा दोबारा दिखाई दी, अब बिल्कुल इंसानी शक्ल में, लेकिन उसकी आंखों में घृणा और पागलपन साफ था। साफ, अब तेरा भी यही ठिकाना है, वो बोला। तू हमारी दहलीज पार कर चुका है, अब तेरी आत्मा भी भटकती रहेगी। प्रियांशु ने अपने चारों ओर देखा। वहां सैकड़ों आत्माएं थीं, कुछ रो रही थीं, कुछ चीख रही थीं और कुछ तो बस पत्थर बनी खड़ी थीं। लेकिन तभी प्रेमा की आत्मा फिर प्रकट हुई और अब की बार वह तेज रोशनी में बदल चुकी थी। उसके साथ हवेली की सारी आत्माएं भी रोशनी में बदलती गईं। प्रेमा ने कहा, तू अकेला नहीं है प्रियांशु, तूने जो सत्य सामने लाया वो हमें भी मुक्त कर गया। राक्षसी आत्मा अब डरने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम सबको नहीं जाना चाहिए, मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन वो आत्माएं अब शक्ति में बदल चुकी थीं। उन्होंने मिलकर राक्षसी आत्मा को घेर लिया और एक तेज विस्फोट के साथ उसे चीरकर किसी और लोक में धकेल दिया। धूल छट गई, चारों ओर एक सन्नाटा फैल गया। अब वो आत्माएं आजाद थीं और हवेली अब सिर्फ एक खंडहर थी, खाली मगर शांत। प्रियांशु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन डर के नहीं, मुक्ति के। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो फिर उसी जगह था, हवेली के बाहर, सुबह की धूप में। हाथ में डायरी अब भी थी, लेकिन उस पर अब सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सत्य बताओ ताकि अंधेरा कभी न लौटे। हवेली की जमीन में हुई उस हल्की सी कंपन ने प्रियांशु के शरीर को सुन्न कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो, कुछ ऐसा जो अब तक सो रहा था मगर अब जाग चुका था। वो खिड़की की ओर बढ़ा जहां से स्त्री की आत्मा दिखाई दी थी, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटा हुआ शीशा था और बहती हवा। हवा में राख की महक घुल गई थी। प्रियांशु ने डायरी फिर से खोली। अब की बार पन्ने खुद ही पलटने लगे, जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि अब उसे सच से मिलना ही होगा। एक पन्ने पर लिखा था, नीचे तहखाने के नीचे भी एक तह है जहां उसे दफनाया गया था, जिंदा। मेरे साथ विश्वासघात की सजा वहीं पूरी हुई। प्रियांशु के रोंगटे खड़े हो गए। जिंदा दफनाया गया था? यह सुनकर उसका सिर घूम गया। क्या ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो अब भी हवेली के नीचे मौजूद हो? उसने तुरंत नीचे जाने का फैसला किया। जिस तहखाने में वो पहले गया था
उसके कोने में एक पत्थर की स्लैब थी जिस पर लोहे की एक अंगूठी जैसी आकृति बनी थी। उसने वह स्लैब खींचने की कोशिश की। पहले तो वो हिली नहीं, लेकिन जब उसने डायरी को उसके ऊपर रखा तो स्लैब अपने आप घूमने लगी। नीचे अंधेरा गड्ढा दिखाई देने लगा। उस गड्ढे से गाढ़ा धुआं निकल रहा था और एक सड़ी लाश जैसी दुर्गंध। प्रियांशु ने टॉर्च जलाकर झांका। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं, लेकिन अंधेरे में गायब होती जा रही थीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर गूंज सुनाई देती, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, नीचे आओ, अब मेरा वक्त है। नीचे एक बहुत बड़ा कमरा था जो पत्थर की दीवारों से बना था। वहां बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा था जिसके चारों ओर खून से कुछ लिख रखा था, धोखे का दफन। ताबूत के पास एक औरत की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं और एक लॉकेट जिसमें 2 चेहरों की धुंधली तस्वीर थी, एक स्त्री और एक पुरुष। जैसे ही प्रियांशु ने ताबूत को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा कांपने लगा। ताबूत की सलाखें अपने आप सरकने लगीं और भीतर से काले धुएं के साथ एक अजीब सी चीख निकली। हवेली की खामोशी अब गहराने लगी थी। हर दीवार जैसे कोई भेद छुपाए बैठी थी। प्रियांशु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने पालकी के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक साया जो धीरे धीरे अपनी जगह बदलता हुआ लग रहा था। तभी हवेली की छत से कुछ टपकने की आवाज आई, टप टप टप। उसने ऊपर देखा तो काली छत पर एक स्त्री उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह खुला हुआ। उस औरत ने अचानक चिल्लाकर कहा, तू मुझे भी छोड़ देगा? और फिर बिजली की गति से वो गायब हो गई। प्रियांशु की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी और कमरे में अंधेरा छा गया। प्रियांशु पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की ने धीरे से कहा, मां अब भी रोती है। और फिर उसकी आंखों से खून बहने लगा। फिर एकाएक सारी लाइट बंद हो गई। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक धीमी आवाज, सब जल गया, सिर्फ बदला बाकी है। प्रियांशु ने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। जब वो बाहर निकला तो हवेली की हवाएं और ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उसने डायरी को कसकर पकड़ा और सोचा, अगर ये आत्माएं अब भी यहां हैं तो उनका सच कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। मुझे ये कहानी पूरी जाननी ही होगी। प्रियांशु ने पूरी ताकत लगाकर खुद को खींचा और ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़ा। जब वो बाहर निकला तो हवेली की हवाएं और ज्यादा भारी हो चुकी थीं। उसने डायरी को कस कर पकड़ा और सोचा, अगर ये आत्माएं अब भी यहां हैं तो उनका सच कहीं ना कहीं लिखा जरूर होगा। मुझे ये कहानी पूरी जाननी ही होगी। और उसी रात उसने हवेली की छत पर जाने का निर्णय लिया, जहां रानी प्रेमा देवी को आखिरी बार देखा गया था। हवेली की खामोशी अब गहराने लगी थी। हर दीवार जैसे कोई भेद छुपाए बैठी थी। प्रियांशु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था,
लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने पालकी के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक साया जो धीरे धीरे अपनी जगह बदलता हुआ लग रहा था। तभी हवेली की छत से कुछ टपकने की आवाज आई। टप टप टप। उसने ऊपर देखा तो काली छत पर एक स्त्री उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह खुला हुआ। उस औरत ने अचानक चिल्लाकर कहा, तू मुझे भी छोड़ देगा? और फिर बिजली की गति से वो गायब हो गई। प्रियांशु की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी और कमरे, हवेली की खामोशी अब गहराने लगी थी। हर दीवार जैसे कोई भेद छुपाए बैठी थी। प्रियांशु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने पालकी के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक साया जो धीरे धीरे अपनी जगह बदलता हुआ लग रहा था। तभी हवेली की छत से कुछ टपकने की आवाज आई। टप टप टप। उसने ऊपर देखा तो काली छत पर एक स्त्री उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह खुला हुआ। उस औरत ने अचानक चिल्लाकर कहा, तू मुझे भी छोड़ देगा? और फिर बिजली की गति से वो गायब हो गई। प्रियांशु की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी और कमरे, हवेली की खामोशी अब गहराने लगी थी। हर दीवार जैसे कोई भेद छुपाए बैठी थी। प्रियांशु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। उसने पालकी के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक साया जो धीरे धीरे अपनी जगह बदलता हुआ लग रहा था। तभी हवेली की छत से कुछ टपकने की आवाज आई। टप टप टप। उसने ऊपर देखा तो काली छत पर एक स्त्री उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और मुंह खुला हुआ। उस औरत ने अचानक चिल्लाकर कहा, तू मुझे भी छोड़ देगा? और फिर बिजली की गति से वो गायब हो गई। प्रियांशु की टॉर्च हाथ से गिर पड़ी और कमरे में अंधेरा छा गया। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।